फर्स्ट टाइम एज ए बिगिनर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और या आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है और आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है देखने का, तो मेरे मेरे इस वीडियो में आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा लास्ट 25 सालों का, कि 25 साल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में आपके पास कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और ग्रो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बता दूं कि इन्वेस्टमेंट्स के क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। उसमें सबसे पहला ट्रेडिशनल अप्रोच आता है या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं। पहला है हमारा गोल्ड। गोल्ड जो है तो पता होगा कि गोल्ड को आप एज ए फिजिकल फॉर्म या डिजिटल फॉर्म दोनों में ही आप खरीद सकते हैं। अगर आपको फिजिकली लेना है तो आप जानते हैं मार्केट से आसानी से बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप आपको डिजिटली चाहिए तो किसी फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इस सब ऐप पे अवेलेबल है, आप आसानी से ले सकते हैं। जो गोल्ड होता है उसे एक एक सेफ हेवन एसेट भी बोला जाता है। इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है वो आप देखेंगे सबसे सेफिएस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ लिंक होती है। मतलब इन्फ्लेशन में ये एक एज ए हेज के रूप में काम करता है। मतलब अगर मान लीजिए जब भी कोई इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा हो या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, उस केस में आपका गोल्ड जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उस टाइम में जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की दाम बढ़ेगी वैसे वैसे गोल्ड की प्राइसें भी बढ़ेगी। तो इसीलिए आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में, आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन जो है वो गोल्ड में होना जरूरी। ठीक है, आपको भी अच्छे से पता है कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके पास भी गोल्ड है, ऐसे ही हर कंट्रीज के पास गोल्ड रहता है एज ए रिजर्व पार्ट। और गोल्ड गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्रीज के लिए, किसी भी फैमिलीज के लिए। तो एज ए इंडिविजुअल आपको भी गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो चलिए, हमारा दूसरा जो ऑप्शंस है आपके पास मार्केट में अवेलेबल है वो है रियल एस्टेट्स का। तो रियल एस्टेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेना जरूरी है। तो रियल एस्टेट्स में आप देखें कि रियल एस्टेट्स का जो बिजनेस है उसमें दो 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 ऑप्शंस आते हैं। एक है आपका रियल एस्टेट्स में एज ए प्रॉपर्टीज में आप लगा सकते हैं, जैसे आपका कोई कोई आपका फ्लैट हो गया या कोई बंगलोज हो गया इसमें, या फिर आप एज ए रो लैंड खरीद सकते हैं। तो इन ये दोनों ही चीज़ें आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप जितना भी हमारा जो पुराना वार्स हुए हैं कंट्रीज के बीच हो या किसी के बीच भी हो, वो ज़्यादातर जमीन विवाद, यहाँ तक कि फैमिलीज के पास भी जमीन को लेके विवाद ज़्यादा रहता है। तो आप इस चीज़ से आप जान सकते हैं कि लैंड कितना इम्पोर्टेंट होता है। और लैंड की जो एप्रिसिएशन प्राइसें हैं वो भी बहुत बहुत हेवली बढ़ती है। तो आपको लैंड का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है उसका, उस लैंड में आपको इनिशियल आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो ये चीज़ें आपको रहेगी। और दूसरी उसमें एक इश्यूज रहती है लिक्विडिटी की, मतलब आप उसे इजीली आप सेल नहीं कर सकते जैसे कि आप गोल्ड को कर सकते थे। तो आप अब अगर मैं बात करूं इनका गोल्ड और रियल एस्टेट्स का, पहले मैं आपको इनका इन दोनों का कंपैरिजन कि इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो गोल्ड का ऑन एन एवरेज आप देखेंगे परफॉर्मेंस, तो 1999 के आसपास में गोल्ड का जो प्राइस था वो 4,000 के आसपास था। 10 ग्राम सोने का दाम 4,000। तो जब साल में 24-25 सोने ने लगभग 9.5% का एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट दिया है। मतलब अगर आप मान के चलिए कि 10 ग्राम सोने का दाम 4,000 रुपया था, तो आज उसका दाम जो है लगभग आपके 60,000 या 59,000 के आसपास चल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1999 में किया था, मतलब 1919 में किया था, तो आपको मोटा मोटी 1999 में किया था, तो आपका इससे लगभग में 10 लाख रुपए आज के टाइम में उसका वैल्यू रहता है। मतलब 25 साल में लगभग आपको 10 गुना से ज्यादा का रिटर्न आपको ये सेफ हेवन में मिल जाता है एसेट्स में। अब हम बात करते हैं दूसरी ऑप्शंस का, जो मैंने बताया था आपको रियल एस्टेट्स का। रियल एस्टेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो एनुअल एनुअल जो है वो लगभग 8% का अप्रोक्सीमेटली एवरेज रिटर्न इन्होंने लैंड में या रियल एस्टेट्स में मिला है। तो इसमें आप देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया था आपको 1999 में 99 में, तो आपका वो आज के टाइम में लगभग 7 लाख रुपए के आसपास का वैल्यू बनता। तो इस तरह से आपने देखा कि लगभग 8 से 10% का सीएजआर, 8 साढ़े 8% का सीएजआर जो है वो रियल एस्टेट्स में आपको मिला है। तो लैंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। वो है कि आपको ये देखना है कि आप जहाँ पे लैंड परचेस कर रहे हैं वो एरिया जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। मतलब आप जैसे एक कोई भी एक सिटी उठा के देख लीजिए, फॉर एग्जांपल दुर्गापुर है या कोई जयपुर है या मान लीजिए दिल्ली से जुड़ा हुआ गुड़गांव है, तो आपको उस एरिया
के जो पर्टिकुलर रेंज है उस सिटीज के 10 किलोमीटर के रेडियस के बाहर वाले एरियाज में आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में तो उससे इन्वेस्टमेंट दस करिए, 10 किलोमीटर के बाहर या 7 किलोमीटर बाहर का रेडियस आप सेलेक्ट करिए। क्यों? तो क्योंकि उससे जैसे दस ही डेवलपमेंट जैसे जैसी होगी, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी आपका घर बनाने के लिए, तो वो आस्ते आस्ते वो जो है वो मार्केट जो है वो बढ़ेगा, तो आपको उसका फायदा मिलेगा और आपको वहां पर चांसेस बहुत हाई है कि आपको अच्छा एप्रिसिएशन प्राइस में मिलेगा। स्टॉक्स तो की, ये रियल तो एस्टेट जैसा कि मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया था अभी रियल एस्टेट स्टॉक्स रियल एस्टेट्स और गोल्ड का, तो सेम टू सेम मैं आपको एसआईपी और स्टॉक्स का भी कंपैरिजन दिखाता हूँ लास्ट 25 ईयर्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। तो देखिए एसआईपी जो है वो म्यूचुअल फंड्स का एक पार्ट है। एसआईपी का सिंपल मीनिंग्स है कि आपको जो सिस्टमेटिक वे में आपको मंथली हो गया या क्वार्टरली या हाफ ईयरली एनुअली जैसे भी आप चाहें वैसे एक एक अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है स्टार्ट करने का ये जो एसआईपी सिंपली यही है। अब इसमें देखिए एसआईपी और स्टॉक्स में जो है मेनली डिफरेंस है वो समझने के ये है कि अगर आप अपने खुद का एनालिसिस और खुद के स्टार्टिंग खुद से ही करते हैं, मतलब आपके अपने खुद की रिसर्च एनालिसिस के बेस पे आप स्टॉक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो कोई पर्टिकुलर कंपनीज में। जबकि एसआईपी में क्या होता है कि आपको एक फंड पर्टिकुलर किसी फंड मैनेजर या किसी फंड का स्पेसिफिक रहता है, एसबीआई का हो गया या अपने खुद का एनालिसिस और खुद के स्टार्टिंग खुद से ही करते हैं, मतलब आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक ऐसे पर्टिकुलर कुछ बड़े बड़े सिक्योरिटी हाउसेज हैं, उनके उनके उनका जो म्यूचुअल फंड्स होता है उनको आप में उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऑलरेडी एक फंड मैनेजर होता है जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज होता है, उनके पास ये एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है कि वो जो है इसमें इस फील्ड में 10 से 15 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है। इसलिए वो आसानी से इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं और वो सही डिसीजन ले पाते हैं कि इन विच कंपनी दे विल इन्वेस्ट। तो क्योंकि बिकॉज दे हैव एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड तो उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन नहीं स्टॉक्स के स्टॉक केस में में आपको आपको खुद ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखिए एसआईपी का अगर मैं लास्ट 10 to 20 ईयर्स के आसपास का अगर आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बताओ तो अराउंड 11 to 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न इन्होंने 25 ईयर्स में दिया है। और आप जानकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि आपका 10,000 रुपये का जो पर मंथ का जो एसआईपी है वो 25 ईयर्स के बाद अराउंड 3.5 करोड़ का वैल्यू आपको बना के दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं एसआईपी कितना बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट है आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आप नॉर्मली इफ यू आर एबल टू स्टार्ट विद द 5 and 10,000 it's okay, otherwise you will start with the very small amount of money around 500 or 100,000 रुपीज़। तो अभी 1000 या 500 रुपीज़ में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपना अपना एसआईपी अपना इन्वेस्टमेंट इजीली